नमस्कार दोस्तों, मैं राजा राम शर्मा और आप देख रहे हैं साइंस वाला गुरुजी। आज हम उपस्थित हैं नए टॉपिक के साथ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। तो देखिए, विटामिन्स को हम दो भागों में बांटते हैं। विटामिन्स को हम दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक तो हैं वसा में घुलनशील विटामिन्स। वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? वो हैं ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के, ये कौन सी हैं? वसा में घुलनशील विटामिन हैं। उसके बाद दूसरी जो विटामिन आती हैं वो है कौन सी? जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन है बी एंड सी। बी एंड सी, कौन सी? जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी। बी और सी, ये कौन सी हैं? जल में घुलनशील विटामिन। तो आपको पता है हम एक शब्द बोलते हैं गई भैंस पानी में, ठीक है? तो आपको याद रखना है बी और सी मतलब भैंस। बी और सी क्या है? भैंस। कहाँ गई? पानी में, ठीक है? बी और सी पानी में मतलब जल में घुलनशील है। इसको छोड़ दिया जाए तो सब किस में? वसा में घुलनशील। कौन सी? ए, डी, ई और के। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन से। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं वो आप जानते हैं, ठीक है? कौन कौन सी हैं? ए, डी, ई और के, ठीक है? स्टार्टिंग में हम करते हैं तो हमारे पास है विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम? रेटिनॉल। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। देखिए विटामिन ए है, जो विटामिन ए है, जो रेटिनॉल है, ये हमारे शरीर में कहां पे बनती है? यकृत में बनती है। विटामिन ए कहां पर बन रही है? यकृत में बन रही है, ठीक है? और ये यकृत में बनती किस चीज से? तो ये यकृत में बनती है कैरोटेनॉइड। कैरोटीनॉइड, कैरोटेनॉइड से बनती है। और ये जो कैरोटेनॉइड है ये क्या है? ये मिलता है गाजर में, पपीता में, ठीक है? और जब इसको हम खाते हैं, आपको पता है गाजर का जो रंग होता है ना, वो बीटा कैरोटीन के कारण लाल रंग का होता है। और जब हम गाजर खाते हैं तो गाजर पचने के बाद हमारे यकृत में पहुंचती है और वो बीटा कैरोटीन हमारे यकृत में पहुंचेगा। तो यकृत उस बीटा कैरोटीन को किस में कन्वर्ट करेगा? वो उसे बदल देता है किस में? विटामिन ए में, जो कि बीटा कैरोटीन एक कैरोटेनॉइड का भाग है। तो कोई भी जब कैरोटेनॉइड वाला भाग हम खाते हैं तो हमारे यकृत में जाता है और यकृत उसे किस में बदल देता है? विटामिन ए में। तो आपने सुना होगा विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर को। विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर को। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि गाजर में क्या मिलता है? बीटा कैरोटीन मिलता है और बीटा कैरोटीन हमारे यकृत में जाकर के विटामिन ए में बदल जाता है। तो इस तरीके से यकृत में कैरोटेनॉइड किस में बदल रहा है? यकृत में कैरोटेनॉइड किस में बदल रहा है? विटामिन ए में। तो इस तरीके से यकृत भी इसका अच्छा स्रोत हो गया। और इस विटामिन ए को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? विटामिन ए को कहा जाता है एंटी इन्फेक्शन। एंटी इन्फेक्शन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी इसे कहा जाता है। एंटी इन्फेक्शन विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर, ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, ठीक है, उसे खत्म करने का कार्य करता है, इसलिए इसे एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। और आपको पता है इन्फेक्शन की वजह से, जब ब्लड में इन्फेक्शन होता है तो उसकी वजह से कैंसर भी बन जाता है। तो इसीलिए इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन, ठीक है? एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन। एंटी कैंसर विटामिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या करता है? हमारे शरीर में क्या करेगा? कैंसर के प्रभाव को
कम करता है। उसी के साथ अब ये मिलेगा कहाँ पे, विटामिन ए मिलेगा कहाँ पर, तो देखिए विटामिन ए जो मिलता है वो कहाँ मिलेगा, एक तो गाजर में, इसका जो अच्छा स्रोत है वो गाजर, पपीता, ठीक है, टमाटर, और देखिए दूध जो है वो एक ऐसा फूड सप्लीमेंट हम कह सकते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व मिलते हैं विटामिन सी को छोड़ करके। आयरन कई बार सूक्ष्म मात्रा में मिलता है, तो हम ये कह सकते हैं कि विटामिन सी और आयरन को छोड़ करके सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं किसके अंदर, दूध के अंदर, ठीक है, कंप्लीट न्यूट्रिएंट इसके अंदर मिलेंगे। तो अभी हम जान चुके हैं विटामिन ए। विटामिन ए कहाँ मिलता है, हमारे शरीर में यकृत में बनता है, और इसका काम है आँखों की सुरक्षा करना। अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो आँखों से संबंधित रोग हो जाते हैं, और ये हमें मिलता है यकृत में कैरोटीनॉइड से। तो देखिए हमारे देश में या कहीं कि विश्व में बच्चों में अंधता का कारण, सबसे बड़ा अंधता का कारण है बच्चों में पूरे संसार के अंदर विटामिन ए की कमी। इसीलिए विटामिन ए की पूर्ति के लिए आपको पता है विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। उसी के साथ ही विटामिन ए की पूर्ति के लिए हमने जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक चावल बनाया है जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। उस चावल का नाम दिया है गोल्डन राइस, ठीक है। अब देखिए जो गोल्डन राइस है, जो गोल्डन राइस है ये क्या है, गोल्डन राइस एक चावल की किस्म है, और ये एक ट्रांसजेनिक पादप है। मतलब जो गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन बनाते हैं उन जीनों को उठा करके चावल के अंदर डाल दिया, तो इस गोल्डन राइस के अंदर भी वो जीन क्या बनाएंगे, बीटा कैरोटीन। उसको जब चावल को हम खाएंगे तो बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में जाएगा और विटामिन ए का निर्माण होगा। तो ये गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक पादप है जो विटामिन ए की पूर्ति के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी विटामिन ए, जिसे हम एंटी इन्फेक्शन और एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। उसके बाद आती है अपनी इसी श्रेणी में दूसरी विटामिन डी। विटामिन ए के बाद आती है विटामिन डी, ठीक है। विटामिन डी जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, जिसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, ठीक है। कैल्सीफेरॉल किसका नाम है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। इसे एंटी रिकेट्स या सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, एंटी रिकेट्स या सनसाइन विटामिन भी कहते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, यहां पे बात की जा रही है किसकी, विटामिन डी की। एंटी रिकेट्स, इसके क्या नाम है, एंटी रिकेट्स, एंटी रिकेट्स। और क्या कह रहे हैं इसको, सनसाइन, सनसाइन विटामिन। क्यों कह रहे हैं, देखिए एंटी रिकेट्स तो इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारे शरीर में रिकेट्स जो हड्डियों से संबंधित रोग है विटामिन डी की कमी से होता है, तो उसे ये दूर करता है, इसलिए इसे हम बोल दिया एंटी रिकेट्स। और सनसाइन विटामिन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब सूर्य के प्रकाश में हम बैठते हैं तो हमें विटामिन डी मिलती है, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन होता क्या है, जो भी हम संतृप्त वसा खाते हैं वो संतृप्त वसा हमारे शरीर में पहुंच करके बनाती है कोलेस्ट्रॉल। क्या बनाएगी बच्चे, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल, जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो ये कोलेस्ट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, विटामिन डी में, विटामिन डी में, सूर्य के प्रकाश में। क्यों, क्या हम ऐसे ही लाइट के सामने बैठ जाएं तो विटामिन डी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा बनती है। जब हम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं तो उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, और पराबैंगनी किरणें हमारी त्वचा के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल जमा है
उसे विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। तो ये सूर्य के प्रकाश से बनती है हमारे शरीर में, इसलिए इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। ठीक है, अब और इसका काम क्या है हमारे शरीर में, एक तो हड्डी और दांतों के निर्माण में सहायक है। ठीक है, उसके साथ ही ये कैल्शियम और पोटेशियम, हमारी जो आंत है उसमें जब डाइजेशन होता है किसी भी पोषक तत्व का, डाइजेशन के बाद उस पोषक तत्व को अवशोषित किया जाता है। तो छोटी आंत में जब अवशोषण होता है तो कैल्शियम और पोटेशियम का विशेष करके नियंत्रण किया जाता है विटामिन डी के द्वारा। ठीक है, अब विटामिन डी की मात्रा कभी जब ज्यादा हो जाती है तो क्या है, कैल्शियम और पोटेशियम का अवशोषण बहुत ज्यादा तीव्र गति से होगा। अब तीव्र गति से होगा तो इतनी ज्यादा तो हो नहीं पाता कि वो सीधी ब्लड में पहुंच जाए, तो क्या है, ज्यादा होने की वजह से आंत में पथरी बन जाती है एक जगह। किसकी वजह से? विटामिन डी की अधिकता से। ठीक है, अब ये मिलती कहां से हमें? तो आपको पता है, जो भी हम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे, ठीक है, जिसमें संतृप्त वसा होती है, संतृप्त वसा उसको हम मानेंगे जो सर्दियों में जम जाती है। संतृप्त वसा को जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है? कोलेस्ट्रॉल बनता है, और वो कोलेस्ट्रॉल सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों के द्वारा विटामिन डी का निर्माण करता है। अगर इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हड्डियों से संबंधित ऑस्टियोमेलेसिस, रिकेट्स, ऑस्टियोपोलिसिस, इस तरीके के रोग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अगली विटामिन, कौन सी है? विटामिन ई। विटामिन ई, ठीक है, विटामिन ई। विटामिन ई जिसे हम बोलते हैं टोकोफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसे ब्यूटी विटामिन भी बोला जाता है। टोकोफेरॉल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। ये जो विटामिन है हमारे शरीर में क्या करती है? ये हमारे शरीर में नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, इसलिए क्या बोल दिया इसको? ब्यूटी विटामिन। और इसको एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। एंटी स्टेरिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, जब व्यक्ति में बुढ़ापा आता है तो आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती है तो उसमें झुर्रियां आना, स्किन के ऊपर झुर्रियां आना प्रारंभ हो जाती हैं। अब ये विटामिन क्या करती है? नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। जब नई कोशिकाएं बनेंगी तो झुर्रियां या स्किन के जो डेड सेल्स हैं वो हट जाती हैं और नई सेल्स वहां पे आ जाती हैं, तो इसलिए नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। दूसरा, आपको पता है इसको एंटी स्टेरिलिटी इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जो जनन क्षमता होती है, इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है। क्यों आ जाती है? तो बात वहीं आ जाती है अपनी कि आपको पता है जो स्पर्म और ओवम हैं वो भी कोशिकाएं हैं। जब विटामिन ई की कमी होगी तो उनका निर्माण भी कम हो जाएगा, और आपको पता है जब स्पर्म का निर्माण कम होगा जनन क्षमता कम हो जाएगी। तो इसीलिए ये क्या करती है? ये जो जनन क्षमता है उसको कम नहीं होने देती। ठीक है, कौन? विटामिन ई। और ये आरबीसी के ऊपरी सतह का निर्माण करती है। ठीक है, युग्मक निर्माण में सहायक है। एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं विटामिन ई। ये कहां से मिलती है? हरी सब्जी। ठीक है, हरी सब्जी, जितनी भी पत्तेदार सब्जी आती है उसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलती है। अंडा, मछली के तेल वगैरह ये सब होते ही हैं नॉनवेज जो खाते हैं उनके लिए। तो ये हमने क्या पढ़ी है? विटामिन ई। अब देखिए, इसका मिसयूज किया जाता है कई जगह। आपने देखे होंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्टों में लिखा होता है विटामिन ई युक्त, हालांकि उसमें विटामिन कितनी होती है ये एक अलग पॉइंट हो जाता है, लेकिन आपको पता है उसके ऊपर क्या लिखा होता है? विटामिन ई युक्त। जैसे अब बहुत सारी क्रीम, जो भी गोरेपन की क्रीम होती हैं उनमें भी यही वर्ड दिया जाता है विटामिन ई युक्त। क्या क्रीम से गोरे होते हैं? तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है अगर क्रीम से गोरे होते तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट के जो आपको पता है एकदम से काले, जैसे वेस्ट इंडीज के, वो भी आराम से क्रीम खरीद सकते थे लेकिन गोरे नहीं हो सकते। ठीक है, इससे क्या होता है? जब नई सेल्स होती है ना तो थोड़ा सा ग्लो आ जाता है। ठीक है, नई सेलों में ग्लो होता है, तो उससे इसकी वजह से इसका नाम लिया जाता है। सेविंग क्रीम या बहुत सारी क्रीमों में इसका नाम ले दिया जाता है। उसके बाद विटामिन ई के बाद हम नेक्स्ट विटामिन पढ़ेंगे, कौन सी? विटामिन के। हम अगले विटामिन पढ़ेंगे
विटामिन के। विटामिन के को क्या बोलते हैं? नैफ्थाक्यूनॉन। नैफ्थाक्यूनॉन, ठीक है। नैफ्थाक्यूनॉन किसको बोल रहे हैं? विटामिन के को। और ये विटामिन क्या करती है? ये विटामिन रुधिर में थक्का निर्माण के लिए जिम्मेदार होती है, थक्का निर्माण में सहायक होती है। अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो फिर हाइपोथ्रोम्बिया रोग हो जाता है। रोग कौन सा है? हाइपोथ्रोम्बिया। हाइपोथ्रोम्बिया रोग हो जाता है। ये रोग क्या करता है? इस रोग में क्या होता है? रुधिर का थक्का देरी से बनता है। हाइपोथ्रोम्बिया रोग में रुधिर का थक्का देरी से बनता है, जिससे व्यक्ति की अधिक खून बह जाने से मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए विटामिन के हमारे शरीर के लिए जरूरी है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? एंटी हेमोरेजिक, ठीक है। एंटी हेमोरेजिक विटामिन कहा जाता है। किसे कह रहे हैं हम? विटामिन के को। किस लिए जिम्मेदार है? रुधिर के थक्का निर्माण में सहायक है, ठीक है। कहाँ से मिलती है हमें? वही गाजर, पालक, टमाटर। तो देखिए ये विटामिन के जो स्रोत है ना, वो लगभग कॉमन से होते हैं। आपको मुख्य याद रखने, एक तो आपको याद रखना है दूध में सारी विटामिन मिलती हैं विटामिन सी को छोड़ करके, ठीक है। दूध में सारी विटामिन मिलती हैं विटामिन सी को छोड़ करके, ठीक है। कुछ एक जैसे अभी विटामिन सी और किस में मिलती है, तो वो विटामिन सी के हम साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको कॉमन सी चीज याद रखनी है, बाकी सब में सारी विटामिन होती हैं, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे थे कौन सी? वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? ए, डी, ई और के। हमने ये चारों विटामिन पढ़ी हैं अभी, जो कि वसा में घुलनशील हैं। अब उसके बाद हम जो आगे पढ़ेंगे वो कौन सी हैं? वो है जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो है उसमें आपको बता चुके हैं बी और सी। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी हैं? बी और सी। अब देखिए आपने कई जगह देखा होगा, जब हमें कई बार पेट की गर्मी होती है, छाले वगैरह होती हैं, तो एक कैप्सूल आता है बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जिसको बीकासूल कहा जाता है। बी कॉम्प्लेक्स होता है उसमें। बी कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं कि विटामिन बी है, उसके कई पार्ट हैं और वो एक कॉम्प्लेक्स, एक समूह के रूप में पाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसमें हम स्टार्ट करते हैं विटामिन बी1 से। विटामिन बी। अब विटामिन बी में कौन सा है? पहले विटामिन बी में आता है बी1। बी1 विटामिन को कहा जाता है थायमिन। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है? थायमिन, ठीक है। और इस विटामिन की कमी से हमारे शरीर में एक रोग होता है जिसका नाम है कौन सा? बेरी, ठीक है। ये अगर आपसे पूछा जाए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तब भी आप क्या मानेंगे? उस समय भी आप क्या लिखेंगे? थायमिन ही लिखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है, तब भी आप क्या लिखेंगे? थायमिन ही लिखेंगे। उसके बाद अगला है विटामिन बी2। अगला है विटामिन बी2। बी2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन किसको कह रहे हैं? ये राइबोफ्लोविन। ये राइबोफ्लोविन कहा जाता है विटामिन बी2 को। और इसी विटामिन बी को क्या कहा जाता है? पीला एंजाइम या विटामिन जी। इसको विटामिन जी भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? पीला एंजाइम। पीला एंजाइम भी कहा जाता है, ठीक है। विटामिन बी2 को राइबोफ्लोविन जैसे कह रहे हैं, इसे पीला एंजाइम कहते हैं, ठीक है। गाय के दूध में मिलती है ज्यादातर। और इसे क्या कहा जाता है? विटामिन जी, ठीक है। ये इसकी कमी से जो रोग होता है उसे हम बोलते हैं किलोसिस। किलोसिस। इसकी कमी से जो रोग होता है उसे क्या बोल रहे हैं? किलोसिस कहा जाता है। क्लियर हुआ अभी? अब ये गाय के दूध में मिलती है, अंडे में मिलेगी, और आपको पता है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें ये विटामिन्स पाई जाती हैं। अब देखिए ये जो आप लोग समझ पा रहे हैं, स्रोत के आधार पर जैसे हम देख रहे हैं,
तो स्रोत के आधार पर क्या होता है, बहुत सारी ऐसी विटामिन्स होती हैं जिनके मुख्य मुख्य स्रोत हैं, वो आपको याद रखें, बाकी सारे के सारे कॉमन होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगली जो विटामिन है, अगली जो नेक्स्ट विटामिन हम पढ़ेंगे वो है विटामिन B3। विटामिन B3, जो विटामिन B3 है इसको क्या कहा जाता है भी, इसको कहा जाता है नियासिन। इसको कहा जाता है नियासिन। ठीक है, किसको कह रहे हैं, विटामिन B3 को। इसे निकोटेनिक अम्ल भी कहा जाता है। विटामिन B3 को नियासिन या क्या कहते हैं, निकोटेनिक अम्ल। निकोटेनिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है B3 और B5 के जो नाम है ना, उनमें थोड़ा सा मिसमैच होता है। कई बुकों में B5 की जगह B3 का नाम दिया होता है, तो ये कंफर्म है कि B3 का जो रासायनिक नाम है वो नियासिन है। इसे निकोटेनिक अम्ल भी कहते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा है, पेलेग्रा। कमी से जो रोग होता है वो है, उस रोग का नाम है पेलेग्रा। ठीक है, पेलेग्रा। ठीक है बच्चों, ये हमें वही स्रोत आपको पता ही है, सब जो भी हैं कॉमन हैं सब। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी कौन सी, विटामिन आएगी B3 के बाद में B5। B3 के बाद में B5। देखिए 4 भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। B5, ठीक है, B5 को कहा जाता है पेंटाथोनिक। ठीक है, B5 का नाम क्या है, पेंटाथोनिक। क्लियर है, B5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक। और ये जो पेंटाथोनिक है ये मांसपेशियों में दर्द के लिए जिम्मेदार होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, और परीक्षा की दृष्टि से इसमें नाम पूछा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है B3 और B5 के नाम में। इसकी कमी से मांसपेशियों में दर्द होता है। स्रोत आपको पता है वही सब। ठीक है, मांस, मछली, अंडा, हरी सब्जी और दूध, ये सब विटामिन के स्रोत है। और बी कॉम्प्लेक्स मोस्टली जो विटामिन बी है उसके सारे भाग लगभग लगभग एक साथ मिल जाते हैं। उसके बाद है B6, विटामिन B6 जिसको बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। B6 को कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, B6 को क्या कहा जाता है, पायरिडॉक्सिन। और ये बहुत महत्वपूर्ण है टीबी के रोगियों के लिए। इसका उपचार, इसका यूज जो लिया जाता है वो टीबी, ट्यूबेरोकोलिसिस, या जिसको कहा जाता है तपेदिक रोग के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तपेदिक भी बोल देते हैं और इसको क्षय रोग भी बोल देते हैं। किसको बोल रहे हैं क्षय रोग, B6 पायरिडॉक्सिन क्षय रोग या टीबी के उपचार में इसको काम में लिया जाता है। उसके बाद है अपनी, ये क्या करती है, एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करती है। और आपको पता है जिसके अंदर टीबी या इस तरीके की खतरनाक बीमारियां होती हैं उनको लिए एंटीबॉडीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपने B4 B7 या विटामिन H। B4 B7 या विटामिन H। B4 कैसे कहते हैं विटामिन, या विटामिन B7 या फिर उसको विटामिन H। ठीक है, ये जो विटामिन है इसको कहा जाता है बायोटिन। B4 या फिर B7, ठीक है, या फिर विटामिन H, इसका नाम है बायोटिन। रासायनिक नाम याद रखें, बायोटिन। और ये विटामिन जो है वो वसा निर्माण में सहायक होती है। ये मिलती कहाँ से, तो वही हरे पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, दूध और इन सब से मिलती है। और इसकी कमी से भी विटामिन B5 की तरह मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। उसके बाद नेक्स्ट आती है अपने पास विटामिन B12। विटामिन B12
इसे बोलते हैं साइनोकोबालमीन। साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन किसको बोल रहे हैं? विटामिन B12 को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी और हमारे शरीर के लिए भी। विटामिन B12 कोबाल्ट 58, कोबाल्ट 58 के द्वारा विटामिन B12 का निर्माण होता है और फिर विटामिन B12 से क्या बनती है? आरबीसी। विटामिन B12 से किसका निर्माण होता है? आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये कोबाल्ट 58 के द्वारा बनती है। अच्छा जी, क्या पढ़ लिया हमने? हाँ जी, विटामिन B12 साइनाकोबालमीन हम पढ़ रहे हैं, ये आरबीसी के निर्माण में सहायक है, कोबाल्ट 58 से बनती है। ये क्वेश्चन अपने आ चुका है आरपीएससी में, ठीक है। और आपको पता है ये आरबीसी के साथ साथ ही डीएनए का निर्माण भी करती है, डीएनए, ठीक है। अब डीएनए आपको पता है नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जरूरी है, तो जितनी भी फर्टिलिटी से संबंधित, जनन क्षमता को विकसित करने से संबंधित दवाइयां दी जाती हैं, उसमें विटामिन ई और विटामिन B12 जरूर दी जाती है, क्योंकि ये नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये है विटामिन B12। इसी के साथ में एक फॉलिक अम्ल भी होता है जिसे विटामिन M कहा जाता है, जिसे विटामिन M कहा जाता है। ये फॉलिक अम्ल भी बी कॉम्प्लेक्स का ही भाग होता है, सेम फंक्शन है साइनोकोबाल के समान ही, लेकिन इसमें कोबाल्ट 58 नहीं मिलता है। क्लियर है? ये विटामिन कौन सी पढ़ी हमने? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की भाग हैं, या हम कहें कि विटामिन B12 के ये सारे भाग हैं। अब एक लास्ट विटामिन हमारे पास आ जाती है जिसको हम बोलेंगे विटामिन सी। कौन सी? विटामिन सी। ये जो विटामिन सी है ये आप जान चुके हैं, मैं पहले से ही कहता आ रहा हूं कि ये दूध में नहीं मिलती है। विटामिन सी दूध में अनुपस्थित होती है और इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल किसको कह रहे हैं? विटामिन सी को। ये विटामिन खट्टे फलों में मिलती है, आंवला, नींबू, संतरा, जितने भी खट्टे फल होते हैं, खट्टे खाद्य पदार्थ होते हैं, उनमें विटामिन सी मिलती है। और विटामिन सी घाव भरने के लिए जिम्मेदार है। विटामिन सी घाव भरने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में होती है, दूध में नहीं होती है। आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। और आपको याद रखना है, अगर स्रोत के आधार पर विटामिन आपके पूछे जाएंगे तो उसमें आपको याद रखना है विटामिन ए। स्रोत के आधार पर, जैसे परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा जाए स्रोत के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन बनता है, तो इसमें कौन कौन सी? विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन सी। विटामिन डी और विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी, क्योंकि विटामिन ए यकृत में बनती है और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनती है। विटामिन सी आपको पता है खट्टे फलों में होती है। कार्य के आधार पर पूछा जाए तो आपको याद रखनी है कौन सी? विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन डी। विटामिन डी, सी और के। कई बार विटामिन ए भी पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों में अंधता का जो कारण होता है वो विटामिन ए की कमी मानी जाती है। इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विटामिन ए की खुराक पिलवाई जाती है। और आपको पता है इसे दूर करने के लिए चावल कौन सा? गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए का निर्माण करने वाला कौन सा? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, उसे हम खाते हैं, हमारी यकृत में विटामिन ए का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ी हैं विटामिन, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ उपस्थित होते हैं। थैंक यू।